नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में भाग लेंगे। वामपंथ, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर होगा मंथन। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवा का खतरा बढ़ा। पुडुचेरी में एहतियातन सभी स्कूल बंद। भारत ने श्रीलंका को भेजी राहत सामग्री। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाया दम। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में हासिल की 8.2% की जीडीपी ग्रोथ। हांगकांग अग्निकांड में मरने वालों की संख्या हुई 128। सैकड़ों लोग अब भी लापता। पुलिस ने प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन के कई अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का विजयी आगाज। भारतीय हॉकी टीम ने चिली को 7-0 से हराया। रोशन दिलराज के 2-2 गोल ने भारत को दिलाई 2-0 की बढ़त। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान एवं एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना है। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए विशेष रूल ऑब्जर्वर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को नियुक्त किया है। सुब्रत गुप्ता बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार होने वाली मतदाता सूची की जांच करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सुब्रत गुप्ता के साथ 12 आईएएस अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी इस कार्य में शामिल रहेगा। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के डेलीगेशन की ओर से उठाए सभी मुद्दों का बिंदुवार जवाब दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में कई अन्य सांसदों ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने टीएमसी सांसदों के डेलीगेशन से कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी को भी बीएलओज, ईआरओज और डीईओज के काम में दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बूथ लेवल अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाल सकें और न ही उन्हें धमकी दे सकें। चुनाव आयोग ने सभी डीईओज को ये भी निर्देश दिया है कि झुग्गी झोपड़ियों, ऊंची इमारतों और रिहायशी कॉलोनियों में नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं, जैसा कि देश में बाकी जगह किया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने टीएमसी डेलीगेशन से कहा कि ईसीआई द्वारा मंजूर किया गया बढ़ा हुआ मानदेय अब तक राज्य सरकार ने नहीं दिया है, जो जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल के ऑफिस में सिक्योरिटी भंग होने की हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऑफिस को सही जगह पर शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी ऑफिस की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने टीएमसी सांसदों के डेलीगेशन से ये भी कहा कि डेड, शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में बूथ लेवल अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश न की जाए। संविधान के आर्टिकल 326 का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने टीएमसी सांसदों के डेलीगेशन से कहा कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट देने के हकदार हैं। विदेशियों को वोट देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत में वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने का काम संविधान के अनुसार होता है और टीएमसी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। बीते महीने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार पर कई प्रकार से सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन सारे कयासों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2% की रफ्तार से ग्रोथ दर्ज की है। मौजूदा अर्थव्यवस्था की दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी रही है, जो पिछली 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती हमारी इकोनॉमी पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है, तो देश हित में सुधारों को जारी रखने की बात भी कही है। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भारत की विकास रफ्तार पर भरोसा जताया है और कहा है कि आगे भी भारत की तेजी बनी रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ लगातार बेहतर प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी तिमाही में विकास दर 8.2% रही है। वहीं पिछली 6 तिमाहियों में सबसे अधिक विकास दर देखने को मिली। इस पर एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल ने तारीफ करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का प्रभाव है जो ये संभव हो पाया है। 8.2% काफ़ी इम्प्रेसिव है, बट अगर देखा जाए तो ये सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने इस साल के शुरू से ही काफ़ी रिफॉर्म्स इनिशिएट करे हैं। पहले आप देखिए इनकम टैक्स रेट्स कम करे, जिससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बच रहा है कंज्यूम करने के लिए। उसके बाद आरबीआई ने सपोर्ट किया इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करके, एंड अभी रिसेंटली हमारे जीएसटी रेट्स काफ़ी रैशनलाइज हुए। सो ये इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट है जो अब हम देख रहे हैं। जीडीपी में ये इजाफा इसलिए भी अहम है क्योंकि आंकड़े अमेरिकी टैरिफ में इजाफे के बाद आए हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और आने वाले समय में भी ये तेजी बरकरार रहेगी। The latest GDP data is great news not just for India but for the global economy, because this 8.2% growth has come at a time when the global economy is staring at a recessionary period. We at Tremitter feel that NRIs have played a tremendous role in India's growth story. This proves that India is the fastest growing major economy in this world. This remarkable growth is powered by strong domestic consumption, rising infrastructure spending, and a strong digital adoption across the country. If we see the macroeconomic indicators, then everything is going in our favor. Whether it is the increased disposable income, the large infrastructure spending, and other factors which are helping the economy propel with the large consumer base that we have domestically, as well as inflow of international funds, this is something where India is poised to remain at the top as far as economic indicators are there. I'm really very much happy after seeing the result of Indian GDP's growth in second quarter. It's really surpassed the assumptions of all the people, growing 8.2%. Thanks to the Prime Minister for the Make in India, which is a real story of the growth and the driving force for the country's economy.
and also there is a control over the inflations. So overall, India's GDP, obviously, it's going in a significant way, and we are number one in the world in the last 2-3 years. This growth is without the full impact of GST rationalization kicking in, which took effect on 22nd of September. We feel that the effects of monetary as well as fiscal easing done by the RBI and the government are kicking in now. The growth was driven by very strong rural and the government expenditure. और लूवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावशाली देश बन गया है। भारत को 27 देशों में तीसरा स्थान दिया गया है। भारत एशिया की एक प्रमुख शक्ति है जिसने 2025 तक 40 अंकों की सीमा हासिल कर ली है। इस वर्ष इसका स्कोर 0.9 अंक बढ़ा है। भारत की आर्थिक क्षमता रैंकिंग एक स्थान सुधरकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जो जापान से आगे निकल गई है। मजबूत आंतरिक निवेश प्रवाह ने भारत को आर्थिक संबंधों में 9वें स्थान पर पहुंचा दिया है। सूचकांक शुरू होने के बाद से पहली बार इस श्रेणी में इसकी रैंकिंग बढ़ी है। और श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के बाद से अयोध्या नगरी श्री राम की भक्ति में झूम रही है। आइए एक बार फिर अनुभव करें इस ऐतिहासिक पल का। अयोध्या नगरी आज एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम अध्याय की साक्षी बनी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवा ध्वजारोहण विधि विधान से संपन्न हुआ। शंखनाद, मंत्रोच्चार और जय श्री राम के साथ भक्ति और उत्साह से गूंजती पूरी अयोध्या। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, विश्वास और आस्था का गौरवपूर्ण उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में देश के सांस्कृतिक इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय भी जुड़ा है। सप्त मंदिर परिसर, जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक समरसता का भव्य प्रतीक है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सप्त मंदिर में उन महान विभूतियों को स्थान दिया गया है जो केवल भगवान राम की कथा से सिर्फ जुड़े नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और एकता के जीवंत संदेश वाहक रहे। यही समावेशी सोच ही राम राज्य की असली आत्मा है और यही समावेशी नीति आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का भी मूल मंत्र है। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने समाज के वंचित वर्ग से उठकर विश्व का सबसे महान ग्रंथ रामायण रचा। उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान जन्म से नहीं, साधना से मिलता है। महर्षि वशिष्ठ धर्म, नीति और संतुलन के मार्गदर्शक, जिन्होंने श्री राम को आदर्श शासन और न्याय का मूल मंत्र दिया। महर्षि विश्वामित्र ऐशो आराम त्याग कर राजा से महर्षि बने। उन्होंने प्रेरणा दी कि तप और संकल्प से असंभव भी संभव होता है। भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले महर्षि अगस्त्य उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक धारा को जोड़ने वाले समरसता और संतुलन के सेतु। निषाद राज सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर मित्रता और समानता का परम उदाहरण, हृदय की पवित्रता को सर्वोच्च प्रमाणित किया। माता शबरी प्रेम और भक्ति का अमूल्य संदेश, जिनके जूठे बेर श्री राम ने मां के स्नेह की तरह स्वीकार किए।
देवी अहिल्या, श्री राम के स्पर्श से उद्धार, यह प्रमाण कि जीवन में दूसरा अवसर सदैव संभव है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान पुनर्स्थापित करने का यज्ञ नहीं है, बल्कि सबके योगदान और सबके सम्मान का इतिहास है। राम मंदिर की यात्रा भी त्याग, तपस्या और संघर्षों के साथ ही सबके साथ, सबके प्रयास और सबके संकल्प से पूरी हुई। यह मंदिर भारत के उस चरित्र का प्रतीक है जहां समरसता, समानता और एकता ही राम राज्य की आत्मा है। राम मंदिर भूतकाल का गौरव, वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा बनकर खड़ा है। यह मंदिर कहता है, जब समाज साथ चलता है तो राष्ट्र महान बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण केवल विकास का अभियान नहीं, बल्कि समरसता, समानता और सबके सम्मान का संकल्प है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत का दौरा करने वाले हैं। अगले महीने 4 और 5 दिसंबर को 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर होंगे और वो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन का भारत दौरा 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत की यात्रा पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को यहां आने के लिए कहा है। वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन से। और आपको बता दें कि द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर भी समीक्षा की जाएगी। यात्रा का जो उनका एक मकसद है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक भव्य क्लोजिंग सेरेमनी के साथ संपन्न हुआ, जहां सिनेमा जगत की दिग्गज हस्तियों ने अपनी उपस्थिति से शाम को खास बना दिया। अवार्ड्स, परफॉर्मेंसेस और सम्मान के इस उत्सव ने एक बार फिर इफ्फी की वैश्विक पहचान और सांस्कृतिक महत्व को मजबूती से रेखांकित किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां एडिशन शुक्रवार को गोवा में एक शानदार क्लोजिंग समारोह के साथ खत्म हुआ। अवार्ड्स की रात में अच्युत गोपी, एक्टर रणवीर सिंह और दूसरों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इस इवेंट को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सम्मानित किया और संबोधित किया। IFFI thrives become the presence of enthusiasm of thousands of delegates, filmmakers, students, journalists and cinephiles who makes this festival the global confluence of ideas and artistic exchange. I thank each one of you for your participation, your curiosity and your dedication to the art of storytelling. Your engagement throughout the festival through screening, masterclasses, interactions and collaborations has made the 56th International Film Festival truly memorable and experience. कल्चर और सिनेमा का मेल। इस शाम में सिनेमा की सबसे बड़ी हस्तियां एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुईं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण सचिव ने इफ्फी के शानदार पलों को याद किया।
Our Prime Minister always thinks about Nari Shakti, the women's empowerment. For that, first time in this IFFI, 50 women directors movies are screened in this entire festival. So I proudly can tell this stage, this platform to bridge between the globe to Indian. In Indian cinema, earlier people tell that it's a North Indian cinema, it is in South Indian cinema, it is in West Indian cinema, it is in East Indian. No, now all the cinemas are pan-India cinemas, all the cinemas are pan-world cinemas. It's indeed been the most memorable film festival. All of you would agree with this, and qualitatively, quantitatively, a festival which had wonderful films being played out, the film bazaar, the base film bazaar bringing in the record investments and buying and selling. At the same time, first time we have the AI hackathon, the creative minds of tomorrow bringing in close to 125 participants. All goes with the vision of our Honorable Prime Minister, who during the World Audio Visual and Entertainment Summit said, "This is the dawn of orange economy." भारतीय सिनेमा के दिग्गज रजनीकांत को उनके शानदार 50 साल के सिनेमाई सफर और सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। Cinema and acting. So even 100 janams, if there is there, I would like to born as an actor, as a Rajinikanth. इस शानदार शाम में बहुप्रतीक्षित गोल्डन पीकॉक अवार्ड, सिल्वर पीकॉक अवार्ड के साथ ही अन्य पुरस्कार भी दिए गए। इफ्फी के 56वें एडिशन में 81 देशों की 200 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, जिनके वर्ल्ड प्रीमियर, गाला प्रीमियर हुए और अलग-अलग सेगमेंट में मुकाबला हुआ। यह शानदार क्लोजिंग सेरेमनी केवल अवार्ड्स नाइट नहीं बल्कि भारतीय और वैश्विक सिनेमा के जश्न का अद्भुत संगम रहा। इसी के साथ 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सुनहरी यादों और समृद्ध अनुभव के साथ समापन हुआ। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, गोवा। और 30वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल IFFK 12 से 19 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा। केरल स्टेट चलचित्र अकादमी द्वारा आयोजित इस 8 दिवसीय महोत्सव में लगभग 70 देशों की 200 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस वर्ष का एक नया थिएटर जुड़कर कुल 16 स्थलों पर स्क्रीनिंग होगी। स्पिरिट ऑफ सिनेमा अवार्ड कनाडाई फिल्म मेकर केली 5 मार्शल को दिया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए, एक मूर्ति और प्रशस्ति पत्र शामिल है। ये पुरस्कार उन साहसी महिला फिल्मकारों को सम्मानित करता है जो सिनेमा के माध्यम से सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती हैं। इस बार हम मोर देन 200 फिल्म दिखा रहा है। 33 एडिशन के हिसाब से हम 30 और फिल्म इसमें इंक्लूड किया है, तो 230 फिल्म इस बार हम दिखाएंगे। उसमें 60 फिल्म्स आर फ्रॉम इंटरनेशनल फिल्म्स, ग्लोबल फिल्म्स। 14 फिल्म कंपटीशन सेक्शन में है। ऐसे वेरियस कैटेगरी में हम फिल्म्स शोकेस किया हुआ है। फिल्म दिखाने का एक ज़रिया नहीं है, उससे अलावा एक फिल्म स्कूल की तरह आई वांट टू कॉल इट अ फिल्म स्कूल इन मोशन। उस तरीके का एक फिल्म, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर के बारे में एक संवाद होगा। ये फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला फ्रॉम 13th to the 19th of December in Trivandrum, केरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात दितवा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि INS विक्रांत और INS उदयगिरी से कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
तो चक्रवात दितवा का कहर श्रीलंका में जारी है। अभी तक इससे 56 लोगों की मौत हो गई है और 23 लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण श्रीलंका के पूर्वी और मध्य इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के कारण भूस्खलन से ज्यादातर मौतें हुई। इस चक्रवात से लगभग 44,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने में वायुसेना की मदद ली जा रही है। बाढ़ के कारण राजधानी कोलंबो के भी कई इलाके चपेट में आ गए हैं। वहीं अब चक्रवात दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात श्रीलंकाई तट से उठकर भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की ओर बढ़ रहा है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हांगकांग के ताइपू इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने वांग फुक कोर्ट परिसर में बचाव अभियान पूरा कर लिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। हांगकांग के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने कहा कि उसने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और खेलों में FIH जूनियर विश्व कप में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। रोशन खुजूर और दिलराज सिंह के 2-2 गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पहले क्वार्टर में कई गोल नहीं होने के बाद रोशन ने 16वें और 21वें मिनट में 2 गोल करके भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एक्वा और कप्तान रोहित ने भी गोल किए। अंडर 21 वर्ग में दूसरे नंबर पर काबिज भारतीय टीम आज अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान से भिड़ेगी। आज का दौर ऐसा है जहां जेब में स्मार्टफोन है, लेकिन उसी फोन से कभी भी आपकी जेब खाली हो सकती है। आपकी पर्सनल फोटो लीक हो सकती है या फिर किसी फेक कॉल पर आपकी पूरी कमाई मिनटों में साफ हो सकती है। साइबर अलर्ट के इस पॉडकास्ट में यूट्यूब के टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी अपनी जर्नी के साथ साथ स्मार्ट साइबर टिप्स भी शेयर करेंगे आपको और आपके परिवार के साथ। देखिएगा साइबर अलर्ट। मुझे लगता है कि सबसे पहली ज़रूरी तो ये है कि अपने फ़ोन के अंदर एक पासवर्ड लगा के रखिए। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन की, लेट से आईफोन की भी, टेक्निकली गूगल अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। आपका प्ले स्टोर भी उसी में है, आपका जीमेल भी उसी में है, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर गूगल अकाउंट। उस पर प्लीज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ कीजिए। फ़ोन में ऐसे ही अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खुले में मत छोड़ दीजिए। ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन लॉक। कोई आपको कॉल कर रहा है, समटाइम्स पेरेंट्स आर स्कैम्ड सेइंग कि उनका बेटा या बेटी किसी प्रॉब्लम में आ गया है और कुछ पैसे चाहिए, दिस दैट, उसको किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दे फैब्रिकेट ऑल द स्टोरीज। तो प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई बिफोर यू प्रोसीड, बिकॉज इन दैट इमोशनल स्टेट समटाइम्स हम दिमाग से सोच नहीं पाते। तो आज के समय में हमें हर कदम पर सतर्क रहने की जरूरत है। मोबाइल फोन को अनजान जगह पर चार्ज न लगाने से लेकर मोबाइल का डेटा फॉर्मेट करने तक, जीमेल अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने जैसे तमाम सावधानी बरती जाएं तो हम खुद को सभी तरह के साइबर अपराधों से सुरक्षित रख सकते हैं। अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का रखें ध्यान और कैसे करें साइबर फ्रॉड से अपनी सुरक्षा, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जिन्हें हम सब जानते हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से। वैसे इनका नाम है गौरव चौधरी। आज 2,37,00,000 से अधिक तो फॉलोअर्स ही हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी ये आपको हमको अवेयर करते रहे हैं। डेटा डिलीट नहीं होता है। अगर आपने एक पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया, यू गिव इट टू मी और एनीवन विद जस्ट सम बेसिक नॉलेज, वो सारे डेटा इंस्टेंटली रिकवर कर सकते हैं। चार्जर कहीं भी मिल गया, हम चार्ज में लगा देते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे या कॉमन पब्लिक एरियाज में। कई बार यू हैव नो आइडिया कि उस USB पोर्ट के पीछे किसने क्या सिस्टम लगा के रखा है। देखिए साइबर अलर्ट सिर्फ DD न्यूज पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।